सबसे पहले हम समझेंगे ग्रीक क्या है। ग्रीक आर्किटेक्चर में किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए। तो अब आप ये समझिए कि डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन क्या है। ग्रीक आर्किटेक्चर में किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर। आप नाटा का एग्जाम दोगे या फिर आप जे का एग्जाम दोगे, आपको ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को 101% मिलेगा ही मिलेगा। Hello everyone, welcome to Scat School of Art and Creativity. I'm architect फारूक खान। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर। गाइस, आज से पहले हम उस सीरीज में ऑलरेडी 3 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, प्री हिस्टोरिक, मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन आर्किटेक्चर। तो गाइस, आज का ये वीडियो इस सीरीज का 4th एपिसोड है और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में। तो गाइस, अगर आपने इससे पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन 3 एपिसोड को देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है और हर एपिसोड एक दूसरे एपिसोड से रिलेटेड है। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में। ग्रीक आर्किटेक्चर से पहले हम प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर और इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में ग्रीस की लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रीस का लोकेशन है यहाँ पर, करेक्ट। और उसके बाद अगर आप ग्रीक के मैप को देखें, दिस इज योर ग्रीक। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रीक क्या है। ठीक है, ग्रीक का मतलब है बेसिकली वहां के लोग। हम कल्चर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर समझेंगे ग्रीक का मतलब है ग्रीक के लोग या फिर हेलेनिक पीपल, यानी कि जो ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर। अब सेकंड बात करेंगे इसके टाइम की, तो 900 बीसी से 1st सेंचुरी एडी तक का जो टाइम है दैट इज फॉर ग्रीक आर्किटेक्चर। कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ग्रीक आर्किटेक्चर आपका रहा, यानी कि 900 बीसी से 1st सेंचुरी तक का, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स। अब देखिए, अब सेकंड पॉइंट में क्या चीज है। सेकंड पॉइंट में है कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये जो स्टाइल है ये ना सिर्फ ग्रीस में फैला बल्कि पेलोपोनीस, एजियन आइलैंड और आपके एनाटोलिया एंड इटली के कॉलोनीज तक भी ये फैला। तो गाइस, अगर हम बात करें कि ग्रीक आर्किटेक्चर में किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए, तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो थे वहां पर टेम्पल्स। ठीक है, अब ये जो टेम्पल्स थे, ये कुछ टेम्पल्स तो आज वहां पर रूइंस के तौर पर है, यानी कि एकदम खंडर वो बन चुके हैं, बहुत ही टूटी फूटी खराब हालत में वो हैं। और कुछ एकदम इंटैक्ट है, यानी कि बिल्कुल सही कंडीशन में वो अभी भी बने हुए हैं। अब एक चीज और कि ग्रीक आर्किटेक्चर में किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया। तो देखिए, ग्रीक आर्किटेक्चर में बेसिकली बैलेंस और प्रोपोर्शनल डिजाइन पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। सारी बिल्डिंग्स में कॉलम्स का, ऑर्डर्स का, बीम्स का, सभी का प्रोपोर्शन एंड स्केल ध्यान में रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो फीचर है दैट इज 3 क्लासिकल ऑर्डर्स। तो ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने 3 ऑर्डर डेवलप किए। फर्स्ट वाज डोरिक, सेकंड वाज आयोनिक ऑर्डर एंड द थर्ड वाज कोरिंथियन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे जियोलॉजी एंड क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, अगर हम वहां के क्लाइमेट को देखें कि वहां पर क्या क्लाइमेट था, तो वहां का जो क्लाइमेट था दैट वाज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या है, यानी कि आपके जो विंटर्स होंगे उनमें अच्छी खासी आपकी बरसात रहेगी। ठीक है, और अब जब गर्मी होगी तो अच्छा खासा गर्मी रहेगी, वार्म रहेगा और ड्राई समर्स होंगे। तो यानी बेसिकली क्या है, माइल्ड आपका वेदर रहेगा, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा, बेसिकली माइल्ड रहेगा। अब इसके बाद
एक चीज और कि अबंडेंट सनसाइन, यानी वहां पे जो सनलाइट है वो प्रॉपर रहेगी। तो अब ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने बेसिकली क्लाइमेट के बारे में, वहां के वेदर के बारे में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो जनरली वहां की बिल्डिंग्स को बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा कि जब हमने इजिप्शियन आर्किटेक्चर पढ़ा तो इजिप्ट में बारिश काफी कम होती थी, जिसकी वजह से जो पिरामिड्स हैं वो आज भी काफी अच्छी कंडीशन में है क्योंकि उनका इरोजन नहीं हो पाया। अब इनकी मेनलैंड और आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये एक माउंटेनियस एरिया है, काफी सारे यहाँ पर माउंटेन्स है, बेसिकली आप कह सकते हो बहुत सारे पहाड़ है, हिली एरिया है, और यहाँ पर फॉरेस्ट आपको कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लकड़ी नहीं थी। ठीक है, इसलिए इनकी बिल्डिंग्स में आपको लकड़ी का यानी कि टिम्बर का इस्तेमाल देखने को काफी कम मिलेगा। अब क्योंकि एक माउंटेनियस एरिया है, रॉकी है, तो इसका मतलब रॉक्स यानी कि चट्टाने पत्थर यहाँ पर बिल्डिंग्स में यूज किए गए बिल्डिंग्स को बनाने। तो अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो जो हमारा ग्रीक था वो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से एनक्लोज था, सराउंडेड था, मतलब इसके 3 साइड से ये समुद्र से घिरा हुआ। और अगर हम बात करें इसके आइलैंड की तो यहाँ पर मोर देन 1400, ठीक है, लगभग 1400 से ज्यादा यहाँ पर आइलैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल्स की तो आप देखोगे स्टोन बहुत ज्यादा यूज किया गया, ठीक है, और लाइमस्टोन भी यूज किया गया, एंड हाई क्वालिटी का व्हाइट मार्बल। तो अब आप समझ पा रहे हो कि हमने ये मार्बल, ये बिल्डिंग मटेरियल, इनके बारे में क्यों पढ़ा। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो एक माउंटेनियस एरिया था, तो जो मटेरियल इजिली अवेलेबल था उसको उन्होंने ज्यादा यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जयपुर में देखो या राजस्थान में देखो तो आप देखोगे कि वहां पर सबसे ज्यादा जो इजिली अवेलेबल मटेरियल था दैट वाज स्टोन। तो वहां पर रेड सैंडस्टोन था, तो उनके ज्यादातर बिल्डिंग्स में आपको रेड सैंडस्टोन देखने को मिलता है। तो अब इनके यहाँ पर व्हाइट मार्बल ज्यादा था, ठीक है, लाइमस्टोन ज्यादा था, तो इन्होंने उन्हीं मटेरियल्स को काफी ज्यादा यूज किया। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो मार्बल था इतना ज्यादा वो कहां पर हमें मिल रहा था। तो एक तो मिल रहा था इनकी जो मेन लैंड है वहां पर, और दूसरा जो पारोस एंड नाक्सोस नाम से जो आइलैंड थे वहां पर आपका मार्बल इजिली और काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था। और यहाँ आप देख सकते हो कि दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी। अब ये जो सी है इसका नाम था मेडिटेरेनियन सी, इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट था उसको नाम मिला मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो रेड पॉइंट से जो मार्क किया गया दैट इज एथेंस, जो कि ग्रीक का एक बहुत ही पॉपुलर सिटी स्टेट था। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं ग्रीक आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। तो पहली बात तो ये कि ऐसा माना जाता है कि यूरोप की सबसे जो मेजर सिविलाइजेशन थी दैट वाज ग्रीक सिविलाइजेशन। अब सेकंड, जो हमारा ग्रीक आर्किटेक्चर था यानी कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है हमने उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वाज द ग्रीक डार्क एजेस जो 1100 से 750 बीसी तक रहा। सेकंड, आर्केक पीरियड जो कि 750 से 500 बीसी तक रहा। एंड द थर्ड वन इज क्लासिकल पीरियड जो 500 से 323 बीसी तक। एंड द लास्ट वन हेलेनिस्टिक पीरियड जो कि 323 से 147 बीसी तक रहा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इनको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट जो पीरियड था दैट वाज द डार्क एजेस, ठीक है, आर्किक पीरियड से जो पहला पीरियड था वो हमारा था डार्क एजेस। अब डार्क एजेस में क्या हुआ था कि बेसिकली ग्रीक आर्किटेक्चर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे लॉकडाउन का टाइम, करेक्ट। तो यानी कि आपके आर्ट में कोई प्रोग्रेस हुई? नो। आपके लिटरेचर में कोई प्रोग्रेस हुई? नो। आपके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रोग्रेस हुई? नो। तो कुल मिलाकर जो आपका डार्क एजेस था उसमें आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई। अब उसके बाद का जो टाइम आया द टाइम पीरियड वाज आर्केक पीरियड, ठीक है। अब ये आर्केक पीरियड रहा आपका 750 से 500 बीसी तक। अब इस आर्केक पीरियड में बेसिकली क्या होना स्टार्ट हुआ? रिवाइवल, यानी कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर था उसने दोबारा से खुद को जिंदा करना स्टार्ट किया।
क्लियर? यानी कि उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब ये कब स्टार्ट हुआ? ये आपका स्टार्ट हुआ 8th सेंचुरी बीसी। क्या ये डेवलपमेंट करना, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर में प्रोग्रेस करना इतना आसान था? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट की, और कोई सिंपल ट्रेडिंग नहीं, ये जो ट्रेडिंग थी दैट वाज ओवरसीज ट्रेडिंग, यानी कि उन्होंने अब दूसरे मुल्कों से, दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया, ओवरसीज ट्रेडिंग होने लगी, तो अब एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज का राइज होने लगा। अब ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज क्या थी? देखिए एक्चुअली हुआ क्या, जब ये ट्रेडिंग करने लगे तो कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनको लोग नोबल मानते थे, जो बहुत पावरफुल थी, पैसे में बहुत ज्यादा थी, पावर में भी बहुत ज्यादा थी। कि पैसे में बहुत ज्यादा है या फिर पावर में बहुत ज्यादा है, तो उन फैमिलीज को हम यहाँ पे कहते थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। अब देखिए, अब जो टायरेंट्स थे, यानी कि जो क्रूर शासक थे, ठीक है, क्रूर राजा आप कह सकते हो, जो नर्म दिल के कम होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैट्रोनेज देना स्टार्ट किया, यानी कि सपोर्ट करना स्टार्ट किया। किसको? आर्ट को। ठीक है, उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सबको बढ़ावा दिया, और इसके साथ ही काफी सारे पोलिस यानी कि सिटी स्टेट्स डेवलप होने लगे। ठीक है, और ये सभी सिटी स्टेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, ये एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। इनकी खुद के राजा होते थे, खुद की इनकी पावर होती थी, खुद की इनकी गवर्नमेंट होती थी। क्लासिकल पीरियड, अब गाइस क्लासिकल पीरियड का जो टाइम था दैट वाज 500 टू 323 बीसी। तो गाइस क्लासिकल पीरियड में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ द राइज ऑफ डेमोक्रेसी से। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यानी कि जहां पर पब्लिक को अधिकार होता है कि वो अपने लिए कोई भी फैसला ले सके। तो यहां पर क्लासिकल पीरियड में डेमोक्रेसी का राइज होने लगा, और इस टाइम पर यानी कि क्लासिकल के टाइम पर, क्लासिकल पीरियड में आर्ट जो थी वो अपने एपेक्स पर थी, यानी अपने पीक पर थी, सबसे ज्यादा यहां पर वो प्रोग्रेस कर रही थी। और इसके साथ भी जितने भी पोलिस थे, ठीक है, जितनी भी सिटीज थी, वहां पे कल्चरल डेवलपमेंट हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे, और पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो रहे थे। क्लियर? सो दिस वाज लाइक अ गोल्डन पीरियड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हेलेनिस्टिक पीरियड, गाइस हेलेनिस्टिक पीरियड का टाइम था 323 से 147 बीसी तक का टाइम। अब देखिए, अब हेलेनिस्टिक जो पीरियड था इसमें बेसिकली क्या हुआ, ट्रांसप्लांटिंग। अब किस चीज का ट्रांसप्लांटिंग, और ये ट्रांसप्लांटिंग क्या है? तो देखिए, तो जो आपकी ग्रीक आर्ट थी, सिविल लाइफ थी, और जो आपका कल्चर था, ये अदर एरियाज में जाकर फैलने लगा। यानी कि क्या होने लगा कि अदर एरियाज में, जो जो ग्रीक आर्किटेक्चर के टाइम पर जो भी एरियाज को कंकर्ड किया गया, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा सिटी स्टेट था, तो जब ग्रीक के टाइम पर उसको जीत लिया गया, वहां पर इनका राज आया, तो इन्होंने वहां पे क्या किया, ग्रीक आर्ट को स्प्रेड किया। ठीक है, और अपने कल्चर को वहां पर फैलाया, पॉपुलर होने लगा। इसके साथ ही जो आपका हेलेनिस्टिक पीरियड था, उसमें लोगों के अंदर सिविक बिल्डिंग्स को बनाने की जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। उन्होंने काफी सारी सिविक बिल्डिंग्स को बनाना स्टार्ट किया। जैसे अगर मैं आपको एक सिविक बिल्डिंग का एग्जांपल दूं, दैट इज लाइब्रेरी। ठीक है, तो काफी सारे इन्होंने लाइब्रेरीज, काफी सारी सिविक बिल्डिंग्स को बनाना स्टार्ट किया। अब देखिए, अब जो आपका हेलेनिस्टिक पीरियड था बेसिकली ये 147 बीसी में ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जो रोमन आर्किटेक्चर था, ठीक है, तो जो रोमन एम्पायर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीक सिटी स्टेट्स पर कब्जा कर लिया, उनको जीत लिया, और उनको खुद में इनकॉर्पोरेट कर लिया, यानी कि शामिल कर लिया। अब बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक रिलीजन के बारे में। जब हम ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उस टाइम पर कौन सा रिलीजन था। ठीक है, तो देखिए उस टाइम जो सिस्टम था रिलीजन का, दैट वाज पॉलिथिस्टिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि वो एक से ज्यादा गॉड में बिलीव करते थे, बिलीविंग इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, कोई एक गॉड नहीं होगा, कोई एक गॉडेस नहीं होगी,
काफी सारे गॉड एंड गॉडेसेस होंगे। अब देखिए, अब उनके की डेटीज कौन थे? जीवस, जिनको किंग ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। पोसाइडन, जिनको गॉड ऑफ सी बोला जाता है। हेडिस, जिनको गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है। एंड एफ्रोडाइट, जिनको गॉड ऑफ लव बोला जाता है। एंड हेलियोस, जिनको गॉड ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। तो कोई एक गॉड उस टाइम पीरियड में नहीं थे, पॉलिथिस्टिक रिलीजन वहां पर फेमस था। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर। ठीक है, आप नाटक का एग्जाम दोगे या फिर आप जेबीआर का एग्जाम दोगे, आपको ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को 101% मिलेगा ही मिलेगा। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो चलिए अब आपको उसको काफी ध्यान से सुनना है। देखिए, तो जो आपका ग्रीक आर्किटेक्चर है उसके 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो आपको फोटोज दिख रहे हैं, तो इसमें ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये जो एक कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं डोरिक। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप इसे बोल सकते हो कि ये एक कॉलम है। क्लियर? आप इसे स्टाइल भी बोल सकते हो और आप इससे ऑर्डर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ऑर्डर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर? अब उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम ये इसको ऑर्डर कहकर बुलाते थे। तो अब जो बुक होगी उसमें आपको डोरिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर या फिर कॉरिंथियन ऑर्डर के नाम से ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में, दी ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपको ऑर्डर्स बेसिकली दिखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि डोरिक, आयोनिक एंड कॉरिंथियन, ये बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी उसको क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई एक ऑर्डर होगा जो मेल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दूसरा ऑर्डर होगा जो कोई फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें जो आपका बेस होगा, ठीक है, अब बेस क्या चीज है देखिए बेसिकली, तो बेस आपका ये वाला पार्ट होता है। किसी भी ऑर्डर का जो बॉटम वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बेस। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका बेस है। अब इसी तरह अगर मैं बेस की बात करूं तो आप देखोगे कि जो आपका कॉरिंथियन है इसमें भी आपका बेस है। अगर आप इन तीनों को एक साथ देखते हो तो आप देखोगे कि जो आपका डोरिक ऑर्डर है उसमें कोई भी बेस नहीं है। क्लियर? और दूसरी तरफ जो आपका आयोनिक है उसमें आपको बेस देखने को मिलता है। एंड थर्ड जो आपका कॉरिंथियन है उसमें भी आपका बेस है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो आपका डोरिक ऑर्डर है उसमें बेस नहीं होता है, दिस इज बेसलेस ऑर्डर। अब जिसमें बेस होगा तो किसको सिंबलाइज करेगा? फीट को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे नीचे होते हैं आपके फीट। तो ये जो बेस है वो है दैट इज योर, तो फीट आपका जो है दैट इज योर बेस बेसिकली। अब देखिए, अब साफ्ट क्या है? साफ्ट रिप्रेजेंट करता है टॉर्सो को। ठीक है, एंड कैपिटल रिप्रेजेंट करती है आपके हेड को। अब ये बेसिकली पार्ट है क्या? अब ये जो एंटाब्लेचर है ये क्या चीज है? कॉर्निस, फ्रीज एंड आर्काइट्री। ठीक है, ये हम समझेंगे इसके फिगर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम डोरिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट ऑर्डर इज डोरिक ऑर्डर। तो डोरिक ऑर्डर में सबसे पहले फीट से चलेंगे यानी कि बेस से, तो इसमें बेस नहीं। क्लियर? बेस इसमें नहीं। अब शाफ्ट क्या है? अब ये आप जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट आप जो देख रहे हो दिस इज योर शाफ्ट। क्लियर? ये आपका शाफ्ट। अब आपकी कैपिटल क्या है? अब ये वाला जो आपका पार्ट है दिस इज योर कैपिटल। ये वाला पार्ट आपका कैपिटल। अब कैपिटल के ऊपर जो आपका ये पार्ट है दिस इज योर एंटाब्लेचर। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बोला था कि ये एंटाब्लेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो एंटाब्लेचर है बेसिकली ये आपका ये वाला पार्ट है ये। अब एंटाब्लेचर को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम इन बाकी के 2 ऑर्डर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आयोनिक में आपका क्या है? बेस है आपका, आपकी शाफ्ट आपको देखने को मिल जाती है,
एंड देन वी हैव कैपिटल। क्लियर? उसके बाद ऊपर क्या है आपका? एंटाब्लेचर। थर्ड कोरिंथियन ऑर्डर की बात करते हैं, तो कोरिंथियन ऑर्डर में क्या है? बेस आपको देखने को मिलता है, एंड देन वी हैव शाफ्ट, कि हमारे पास एक शाफ्ट भी है। इसके बाद हमारी कैपिटल। क्लियर? एंड कैपिटल के ऊपर है आपका एंटाब्लेचर। चलिए, तो अब आप ये समझिए कि डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन क्या है। चलिए, अब हमारा जो पार्ट रह गया था दैट वाज एंटाब्लेचर। ठीक है, तो अब एंटाब्लेचर को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एंटाब्लेचर से। तो देखिए, अगर आप एंटाब्लेचर को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे इसके अंदर 3 बैंड है। सो दिस इज योर फर्स्ट बैंड, दिस इज योर सेकेंड बैंड एंड दिस इज योर थर्ड बैंड। क्लियर? अब जो आपका बॉटम बैंड होता है दिस वन, ठीक है, तो बॉटम बैंड को आप कहते हो आर्काइव ट्रेव। अब जो आपका मिडिल बैंड है इसको आप कहते हो फ्रीज, एंड जो आपका टॉप बैंड होता है इसको आप बोलते हो कॉर्निस। क्लियर? तो बेसिकली आपका क्या है? फर्स्ट आप बीम बी से बोल सकते हो आर्काइव ट्रेव, फ्रीज एंड कॉर्निश। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको आप कह सकते हो ए, एफ एंड सी। ठीक है, यानी कि अमेरिकन फ्राइड चिकन, ऐसे बोल के आप एक ट्रिक बना सकते हो। जैसे जनरली आपका KFC होता है, तो आप इसको याद कर सकते हो AFC, यानी कि आर्काइव ट्रे, फ्रीज एंड देन कॉर्निश। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो कॉर्निश, फ्रीज एंड आर्काइव ट्रे हमारा क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डोरिक ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब देखिए, डोरिक ऑर्डर के अपने खुद के कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस फीचर्स हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसका कोई बेस नहीं होता है। तो जब भी आप कोई कॉलम देखोगे, आप कोई ऑर्डर देखोगे और अगर आपको दिखता है कि उसके अंदर बेस नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका डोरिक ऑर्डर हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, अब जो आपका डोरिक ऑर्डर होता है वो एक आदमी की बॉडी को सिंबलाइज करता है। इट्स रिफ्लेक्ट्स अ मेंस बॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल। अगर हम इसकी कैपिटल को देखें, ये जो इसकी कैपिटल है दिस पार्ट, ये बेसिकली क्या है? ये एक स्क्वायर शेप की जैसी होती है। क्लियर? तो ये देखिए, इसका डिजाइन आपको स्क्वायर देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो ये एक स्क्वायर की जैसी होगी। अब देखिए, बेस क्या है आपका? एब्सेंट है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसका बेस नहीं होता। अब हम बात करेंगे इसकी शाफ्ट के बारे में। ठीक है, तो शाफ्ट आपका कौन सा वाला पार्ट है? दिस इज योर शाफ्ट। क्लियर? अब देखिए, अब ये इसके डायमीटर का कितना टाइम्स होती है? 5 to 6 टाइम। तो ये इसका क्या है? बेसिकली डायमीटर। तो मान लीजिए आपका डी है, अगर मुझे इसका शाफ्ट कैलकुलेट करना है तो मैं करूंगा 5 to 6 टाइम, बोला तो मैं 6 टाइम्स मान लेता हूं, तो यानी कि 6D। क्लियर? ठीक है, तो डी आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर डी आपका है 1 मीटर, तो ये आपका 6 मीटर हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें कि इसका एक नोटेबल एग्जांपल जिसमें हमने डोरिक ऑर्डर्स को देखा, तो दैट विल बी द पार्थेनन। क्लियर? पार्थेनन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्रीक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इसमें आपको डोरिक ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अब ये एंटासिस क्या है? ठीक है, एंटासिस बेसिकली एक ऑप्टिकल करेक्शन है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये ऑप्टिकल करेक्शन क्या चीज है जिसको डोरिक टेम्पल्स में यूज किया गया? तो ये देखिए, ये है आपका पार्थेनन। ठीक है, अब पार्थेनन में बेसिकली क्या है कि ये जो आपकी कॉलम्स है, ठीक है, तो ये आपको, जब आप इनको दूर से देखते हो तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखते हैं। क्लियर? तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे ग्रीक टेम्पल्स के बारे में और उनके क्या क्या की कंपोनेंट। ठीक है, सो द फर्स्ट इज प्रोनाउंस। अब ये प्रोनाउंस क्या है? देखिए, बेसिकली प्रोनाउंस बेसिकली हम लोग बोलते हैं ओपन एंट्रेंस को। ठीक है, कोई भी अगर आपका टेम्पल है और उसका जो एंट्रेंस है, इफ दैट इज ओपन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस। अब जैसे अगर मैं इसको आपको एक फिगर में दिखाऊं, इसके प्लान में दिखाऊं, सो दिस इज योर प्रोनाउंस, ओपन एंट्रेंस। क्लियर? क्योंकि यहां पर कोई वॉल नहीं है आपकी, दिस इज ओपन एंट्रेंस, सो दिस इज योर प्रोनाउंस। नेक्स्ट वी हैव नाउन्स।
इसको हम लोग सेला भी बोल सकते हैं। अब ये सेला क्या है बेसिकली, ये एक चैपल है जिसमें गॉड्स की इमेज होती है, यानी कि जो भी गॉड है उनकी मूर्ति हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई स्कल्पचर हो सकता है, दैट इज केप्ट इन सेला। नाउ अब हम देख लेते हैं कि सेला क्या है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर सेला। तो जो भगवान की इमेज होती थी गॉड की, वो इस सेला के अंदर होती थी। सो दिस इज योर सेला। Okay, now the last one is Opisthodomos. Okay, so this is basically a room for storing the temple's treasure. जो मंदिर का जो खजाना होगा उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, उसे स्टोर किया जाएगा ओपिस्थोडोम के अंदर। तो ये बेसिकली जो पार्ट है, दिस इज योर ओपिस्थोडोम। ठीक है, तो जो भी यहाँ मंदिर का खजाना होगा, जो भी उस पर चढ़ावा आएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन ओपिस्थोडोम। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। This open entrance is your pronaos, this is your naos, and this is your opisthodome. Clear? And if you are placing the god's picture, this will be called cella. Greek temple typology. ठीक है, अब हम ग्रीक टेम्पल के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट इज एंटा। ठीक है, अब देखिए ये एंटा बेसिकली है क्या। ये बेसिकली जब आपका कोई भी स्ट्रक्चर है या आपका कोई टेम्पल है, तो उसमें जो साइड के पिलर्स होते हैं, जब वो उसकी वॉल के बियॉन्ड एक्सटेंड करते हैं, यानी वॉल से बाहर निकल रहे हैं, तब हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिकली एंटा। अब देखिए इसको फिगर से कैसे समझोगे आप, फिगर से आप इसे ऐसे समझोगे कि ये क्या है आपका, दिस इज योर टेम्पल। इसमें आपके सेंटर में क्या है आपके, वी हैव टू ऑर्डर्स, कि ये हमारे पास दो ऑर्डर है या फिर दो कॉलम है। क्लियर? अब जो हमारी लेफ्ट साइड है और जो हमारी राइट साइड है, बेसिकली ये क्या है, ये वॉल थी जो कि अंदर आपको यहां तक आपको दिख रही है, बट हमने इनको बाहर एक्सटेंड किया इन ऑर्डर्स के लेवल तक। सो दीज आर बेसिकली योर एंटा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा तो वो आपको पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ एंटा। सो दिस विल शुड बी द करेक्ट आंसर। सो एंटा इज बेसिकली साइड पिलर्स। ठीक है, अब देखिए अब थोलोस आपका क्या है। ठीक है, थोलोस इज योर सर्कुलर टेम्पल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी आपका मंदिर है अगर उसका प्लान सर्कुलर है, दैट इज योर थोलोस। तो अगर आप देखोगे कि दिस इज योर टेम्पल, बट इसका जो प्लान है इट इज अ सर्कुलर, सो दिस इज योर थोलोस। चलिए अब हम बात करेंगे एमपी प्रो स्टाइल के बारे में। अब ये एमपी प्रो स्टाइल क्या है, बेसिकली देखिए अगर आप कोई भी टेम्पल देखते हो तो उस टेम्पल के आपको दो साइड देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इस टेम्पल के प्लान को आपको दिखाऊं तो इसमें देखोगे कि मान लीजिए ये आपका फ्रंट साइड है, क्लियर, और ये आपका रियर साइड है। तो जब आपको रियर साइड में भी आपको कॉलम्स देखने को मिलते हो एंड साथ ही फ्रंट में भी आपके कॉलम्स हो, दिस इज कॉल्ड एमपी प्रो स्टाइल। तो अब इस वर्ड एमपी प्रो स्टाइल में इस एमपी का मतलब क्या है, इस प्रो का मतलब क्या है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो देखिए स्टाइल का मतलब होता है बेसिकली आपका कॉलम, क्लियर, और ये जो आपका है प्रो, इसका मतलब होता है आपका फ्रंट, और इस एमपी का मतलब होता है आपका बैक। तो जब आपके दोनों साइड्स में, दोनों फेसेस में कॉलम्स होते हैं, यानी कि ये हो गया आपका प्रो यानी कि फ्रंट, ये हो गया आपका एमपी, तब दोनों में आपकी कॉलम्स होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एमपी प्रो स्टाइल। अब नेक्स्ट वी हैव प्रो स्टाइल। अब प्रो स्टाइल क्या है कि जब आपको एक ही फसाड पर, यानी कि केवल फ्रंट में आपको कॉलम्स देखने को मिलते हैं, दैट इज योर प्रो स्टाइल। अब प्रो स्टाइल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको इसके केवल फ्रंट में आपको कॉलम्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ प्लान ऑफ द प्रो स्टाइल टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका प्रो स्टाइल टेम्पल है, दिस इज योर एमपी प्रो स्टाइल टेम्पल, दिस इज योर थोलो स्टाइल टेम्पल, दिस इज योर एंटा स्टाइल टेम्पल। चलिए गाइस अब हम बात करेंगे टेम्पल टाइपोलॉजी की। तो फर्स्ट इज एंटा, क्लियर। अब एंटा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके सेंटर में आपके दो कॉलम, ये आपका फ्रंट है और इसके सेंटर में दो कॉलम है आपके। अब ये जो वॉल है आपकी, ये जो आपकी बैक से आ रही है, ठीक है, बेसिकली इसी टेम्पल की लेफ्ट एंड राइट वॉल, जब हम इन्हें एक्सटेंड कर देते हैं और बाहर एक ऐसी अपीयरेंस दे देते हैं जैसे ये कॉलम हो, देन दिस इज कॉल्ड एंटा। सो दिस इज
एंटा स्टाइल टेम्पल और वॉल्स को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट किया। बट अब यही एंटा जब एक फ्रंट में हो और यही आपका सेम स्टाइल बैक में, तो हम इसको कहते हैं डबल एंटा। क्लियर? यानी कि जस्ट इसका अपोजिट दोनों साइड। अब नेक्स्ट इज थॉलूस। थॉलूस क्या है? जब आपका सर्कुलर प्लान। प्रो स्टाइल। प्रो स्टाइल मीन्स, प्रो मीन्स बेसिकली फ्रंट, तो व्हेन यू हैव कॉलम्स इन द फ्रंट इट इज कॉल्ड प्रो स्टाइल टेम्पल। तो ये आपका क्या है? प्रो स्टाइल टेम्पल। अब देखिए एम्फी। एम्फी का मतलब क्या है? बैक, यानी कि रियर साइड। जब दोनों तरफ कॉलम होंगे इट विल बी कॉल्ड एम्पी प्रो स्टाइल टेम्पल। नेक्स्ट वी हैव पेरिपेट्रल। ठीक है, अब पेरिपेट्रल क्या है? कि जब किसी भी टेम्पल की पेरीफेरी पे कॉलम्स हो, तो इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव कॉलम्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ द टेम्पल, इट इज कॉल्ड पेरिपेट्रल। जब वही पेरीफेरी वाले कॉलम्स, यानी बेसिकली आपके कॉलम्स की दो पेरीफेरी बन जाए, सो दिस इज कॉल्ड डिप्टेरल। लाइक फर्स्ट पेरीफेरी में कह सकता हूं, and then we have the second also. Clear? Next we have pseudo peripetal. Now what is pseudo? Pseudo means basically like you can say like fake columns, like they are basically attached with the wall. So these are your pseudo columns. Okay, so when you have these columns attached to the wall it is called pseudo peripetal. And if we have pseudo peripetal but another periphery of a column, it is called pseudo dipteral. Okay, dipteral means basically double. D means di, that is d, it means double. Like here we see di, it means basically double, so we have double periphery, so this is di, that is double. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिएगा अब हम पढ़ेंगे दी एक्रोपोलिस के बारे में। ठीक है, अब जो आपका एंशिएंट ग्रीस था उसकी एक सिटी थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे नाटा एंड जेबीआर पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज एक्रोपोलिस। अब देखिए इस एक्रोपोलिस को समझते हैं। तो पॉलिश का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट मींस बेसिकली सिटी। क्लियर? नाउ एक्रो। एक्रो का मतलब होता है आपका बेसिकली रिलेटेड टू द हाइट। क्लियर? तो इट मींस कि आपका जब कोई भी सिटी एक हाइट पर हो, पहाड़ों पर हो, दैट इज नोन एज एक्रोपोलिस। क्लियर? तो अब इस चीज से आप समझ गए कि जो एक्रोपोलिस था बेसिकली वो एक हाइट पर बना हुआ था। सो दिस इज योर एक्रोपोलिस। तो ये बेसिकली काफी हाइट पर बना हुआ था, सो दिस इज योर एक्रोपोलिस। ठीक है, आप देख सकते हो लाइक पहाड़ों से काफी ऊपर है, सो दिस इज योर एक्रोपोलिस। अगर हम इस एक्रोपोलिस में बने हुए कुछ की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो आपको पार्थिनन देखने को मिल सकता है, दैट्स अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ एथेना। क्लियर? इरेक्थियन आपको देखने को मिल सकता है एंड द टेम्पल ऑफ एथेना नाइकी। तो पार्थिनन, इरेक्थियन, टेम्पल ऑफ एथेना नाइकी, ये सभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बट अभी आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके एक्रोपोलिस में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर बेसिकली आपको दिख रहा है, दिस इज योर पार्थिनन। ठीक है, तो पार्थिनन आपको कहां पे देखने को मिलता है? ये आपको एक्रोपोलिस में देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखिए, अब ये किसको डेडिकेटेड है? दिस इज डेडिकेटेड टू गॉडेस एथेना। तो याद रखेंगे पार्थिनन किसको डेडिकेटेड है? गॉडेस एथेना। अब देखिए, अब जो पार्थिनन था इसके आर्किटेक्ट कौन थे? इक्टिनोस एंड कैलिक्रेट्स। क्लियर? अब देखिए, अब इसके आपको जो फीचर्स अगर आप देखोगे तो इसमें आपको डोरिक ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, परफेक्ट प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा और इंट्रिकेट स्कल्पचर डेकोरेशन आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मार्वल्स ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर। काफी बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एक अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई भी अगर हम मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो पार्थिनन हो चाहे फिर आपको पैंथियन हो, तो काफी बार ऐसा होता है कि आप ये तो पहचान लेते हैं कि पार्थिनन है तो वो ग्रीक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, पैंथियन है तो वो आपका रोम का है। बट सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो डोरिक कॉलम्स उन्होंने यूज किए हैं या फिर उन्होंने आयोनिक या कॉरिंथियन या फिर टस्कन और कंपोजिट। अब जैसे कि आप देखोगे कि इसका जो आपको कैपिटल दिख रहा है, ये क्या है आपका कैपिटल, आप देखोगे तो आपको ये स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा। क्लियर?
और इसका कोई बेस नहीं है, ठीक है। सो इट मींस दैट ये आपका डोरिक ऑर्डर्स को यूज करके बनाया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इरेक्थियन की। अब देखिए ये जो आपका इरेक्थियन है ये कहां पर लोकेटेड है, एक्रोपोलिस में। जो भी हमने पढ़ा था कि जो हिल पर सिटी बना है दैट इज एक्रोपोलिस, अब ये एक्रोपोलिस पर ही लोकेटेड है। ये क्या है, ये एक असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये एक यूनिक असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो प्लान है ना वो एक स्क्वायर है ना वो एक रेक्टेंगल है। क्लियर। अब देखिए अब इसके मेन अगर हम फीचर की बात करें सो दैट इज पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स, ठीक है। अब ये देखिए अब ये पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स एक्चुअली में है क्या। अब ये जो पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स है बेसिकली इन फीमेल फिगर्स को हम लोग कहते हैं, इस पोर्च को कह सकते हो आप पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स। अब ये एक्चुअली है क्या। अब देखिए पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स में क्या, बेसिकली एक पोर्च है जिसमें हमने कॉलम्स को एक फीमेल फिगर का फॉर्म दिया है, यानी हमने उनको ऐसे बना दिया है कि जैसे कि कोई वो एक फीमेल फिगर हो, ठीक है। सो दिस इज योर पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स। क्लियर। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द इरेक्थियन। ओके, तो आप याद रखोगे कि ये स्कल्प्टेड फीमेल फिगर्स हैं जो हमने एज अ कॉलम्स यूज किए। क्लियर। सो दिस इज एन आइकॉनिक एग्जांपल ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर एस्थेटिक्स। क्लियर। सो दिस इज योर इरेक्थियन, द पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स। ओके, तो क्लियर आप याद रखोगे कि इरेक्थियन एक काफी फेमस और बड़ा एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, एक टेंपल है। एंड जो आपका पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स है बेसिकली वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इरेक्थियन और पोर्च ऑफ कैरिएटिड्स सेम है या डिफरेंट है। एक्चुअली में ये एक ही बिल्डिंग है बट दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इरेक्थियन। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं द प्रोपिलाया के बारे में, ठीक है। अब द प्रोपिलाया क्या है, देखिए बेसिकली दिस इज अ ग्रांड एंट्रेंस टू द एक्रोपोलिस। अब इतना बड़ा ये सिटी था एक्रोपोलिस, तो इसका एक गेट भी होगा, तो बेसिकली ये था वो गेट, ठीक है। तो इस गेट को बोला जाता है आपका प्रोपिलाया। अब देखिए लोकेशन की बात हम करें तो दिस इज अ गेटवे और कहां पर है, एक्रोपोलिस में। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन कब हुआ, इसका टाइमिंग है आपकी 437 से 432 BC। चलिए पर्पस देख लेते हैं। तो पर्पस इसका क्या है, एक फंक्शनल एंट्रेंस है। क्लियर। तो चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं प्रोपिलाया के आर्किटेक्ट के बारे में। तो इनका नाम था नेसिक्लीज। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं टेंपल ऑफ एथेना नाइकी के बारे में, ठीक है। अब इसकी लोकेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इसकी जो लोकेशन थी दैट वाज एक्रोपोलिस। और कंस्ट्रक्शन के टाइम की बात करें तो बिल्ट सरका मींस बेसिकली अप्रॉक्स, ठीक है, approx 427 to 424 BC. Because in the name we can see Athena, so it was dedicated to Athena Nike. She was the goddess of victory. So this is the temple of Athena Nike. Clear? And this is the broad picture. In this you can see this is Erectheon, this building, this is Parthenon, this is Propylaea, and this is temple of Athena Nike. चलिए guys अब हम बात कर लेते हैं टेम्पल ऑफ हीरा द सेकंड, ठीक है गाइस। तो इसकी जो लोकेशन है इट इज लोकेटेड इन इटली इन पेस्टम एंड इट वाज बिल्ट अराउंड 460 BC एंड इट इज डेडिकेटेड टू हेरा, ओके, द गॉडेस ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड। ओके, सो द टेम्पल ऑफ हीरा द सेकंड इट एग्जाम्प्लिफाइज द डोरिक आर्किटेक्चर। व्हाई? बिकॉज इन दिस वी हैव यूज्ड डोरिक columns. Okay, they do not have any base and the capital is square. So this is temple of Hera the second. Okay guys, तो अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ एपिडोरस। ओके, सो थिएटर ऑफ एपिडोरस इट इज एन अकूस्टिक मार्क। अब देखिए अब ये जो थिएटर है बेसिकली ये एक ओपन थिएटर है, ठीक है। जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती थी वो आपके सेंटर एरिया में होती थी and this was your sitting area and this was your sitting area especially for the spectators कि जो भी इसको देखने आते थे उनके बैठने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। तो गाइस अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें सो इट इज लोकेटेड इन पेलोपोनीज एंड इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था
अराउंड 4th सेंचुरी बीसी में, फिनिश भी उसी ईयर में हुआ। और इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था अराउंड 4th सेंचुरी बीसी। ये अपने एक्सेप्शनल अकूस्टिक के लिए फेमस है, यानी कि जब यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो कोई भी एको सुनाई नहीं दी। तो जितने भी ग्रीक आर्किटेक्चर में उस टाइम पर जो भी परफॉर्मेंस होते थे उनके लिए इसी थिएटर का यूज किया जाता था। सो आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा दैट व्हाट इज थिएटर ऑफ एपिड्यूरल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। बट गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल वीडियो देखने से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। गाइस हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने इन वीडियोस में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। लेकिन गाइस क्योंकि नाटा एंड जेईई के एग्जाम में अब काफी कंपटीशन आ चुका है, यानी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे और सारी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। और YouTube पे उन सबको इतना डिटेल में पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। तो गाइस अगर आपको वेबसाइट को कैसे एक्सप्लोर करना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आप गूगल पर SSAC-Institute.in सर्च कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आकर होम टैब के अंदर जाना है और होम टैब के अंदर आपको हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे नाटा एंड जेईई के एग्जाम, एंड इसके साथ साथ हम काफी सारे अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो भाई उसके बाद आप हमारे कोर्सेज टैब में जा सकते हो और कोर्सेज टैब में जाने के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं आप उनकी जानकारी ले सकते हो। जैसे अभी फिलहाल हमारा एक सक्सेस प्लान बैच है, नाटा प्लस जेईई सक्सेस प्लान। तो गाइस अगर आप नाटा एंड जेईई की सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नाटा प्लस जेईई सक्सेस प्लान को लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप अदर कोर्सेज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि सेल्फ स्टडी प्लान भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारे रिजल्ट्स कैसे रहते हैं तो उसके लिए आप हमारे रिजल्ट्स के टैब पर जा सकते हो और हमारे जो भी टॉपर्स हैं आप उनके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके साथ ही आप हमारे टॉपर्स के बारे में केवल हमारी वेबसाइट पर नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और गूगल पर भी उनके रिव्यूज को देख सकते हो। और अगर आप डिटेल में हमारे टॉपर्स के रिव्यूज को पढ़ना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब सेक्शन में जाकर उनके इंटरव्यूज को देखें। तो गाइज अगर आप नाटा एंड जेईई की प्रिपरेशन के लिए सीरियस है तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस को अभी बुक करिए। तो गाइस क्योंकि आपको पता है कि ये क्लासेस बिल्कुल भी फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप बुक कीजिए हमारी फ्री डेमो क्लासेस। तो गाइस फ्री डेमो क्लासेस बुक करने के लिए आपको होम टैब पर जाना होगा एंड जब आप होम टैब पर जाओगे तो उसको मैं आपको राइट साइड पर आपको एक डेमो क्लासेस का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो एंड देन यू कैन सबमिट। तो गाइस फिर देर किस बात की, आप जल्दी से जाइए और फ्री डेमो क्लासेस बुक कर लीजिए। गाइस एसएससी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो। और हाँ गाइस हमारी जो टाइमिंग है जनरली वो 8 PM to 10 PM होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ नाटा एंड जेईई के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे आपके कॉलेज के टाइम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है और आप इसको बड़ा ही इजीली मैनेज कर सकते हो। और इसके साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्री डेमो क्लासेस के आपको 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये कि आप उन बच्चों से काफी आगे निकल जाते हो कि जो केवल सोच ही रहे हैं कि उनको नाटा एंड जेईई का एग्जाम देना है या नहीं देना, या प्रिपरेशन करनी है या नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी एक स्टेप मूव कर लेते हो, यानी कि आप डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब आप उनसे एक स्टेप आगे आ चुके हो। अब इसके बाद दूसरा आपका बेनिफिट ये होता है कि आप ये समझ पाते हो कि हमारे यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज हैं जो भी आपको पढ़ाते हैं दे ऑल आर आर्किटेक्ट्स। तो कैसा रहेगा अगर आप खुद एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं और खुद आपको आर्किटेक्ट्स के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है तो गाइस फिर देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारी फ्री डेमो क्लासेस। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।